हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। उसके अंदर हमने बहुत छोटा सा एक पोर्शन डिस्कस किया था। मतलब मैं कह सकता हूँ बेसिक्स के ऊपर हमने बात की कि कैसे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई। ठीक है, एलिजाबेथ वन ने 1600 में एक फरमान जारी किया और जितने भी ट्रेड राइट्स थे वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए। इसके बाद में वहाँ पे सूरत में सबसे पहली बार सेटलमेंट्स लगाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू 1612 में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें हमने जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं वो सारे पॉइंट्स से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने आपको बताया कि कैसे 1717 में फारूक शियार ने क्या किया था, इनको राइट्स दिए थे, 38 विलेजेस के राइट दे दिए सबसे पहली बार। उसके बदले में 3000 रुपये का ग्रांट ले लिया। हालांकि अगर मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करूँ तो नो डाउट आपने क्लास 8th में एक चीज़ पढ़ी थी कि जब यहाँ पे औरंगजेब हुआ करते थे 1651 के आसपास, औरंगजेब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक वॉर हुआ। उसमें औरंगजेब जीत गए और उन्होंने आगे चल कर के पहले तो इनको थोड़ा सा मतलब इनके बारे में समझाया कि भैया तुम्हारे काम करना है वही करो, वॉर मत करो। उसके बाद में वॉर जीतने के बाद लास्ट में उनको ग्रांट कर दिया कि ड्यूटी फ्री कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया। उसके बदले में उन्होंने कहा कि सालाना तुम हमें टैक्स दे देना, और फिर उनको टेरिटरीज दे दी गई। वहाँ से शुरुआत हुई एक्चुअल में। तो फिर यहाँ फारूक शियार के थ्रू हुआ। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद के अंदर हमने ऑलरेडी देखा कि फिर एक वॉर होना है। कब? जब अलवर्दी खान जो कि बंगाल के नवाब होते हैं उनका डेथ होता है, इंतकाल होता है। तो उसके बाद सिराजुद्दौला आते हैं। सिराजुद्दौला के साथ में इनका पहला वॉर होता है। ये बैटल ऑफ प्लासी से इन्होंने सबसे पहली बार पूरी की पूरी इंडियन टेरिटरीज, मतलब आप ये कह सकते हो ओनरशिप के लिए दावेदारी यहां से शुरू होती है बैटल ऑफ प्लासी से। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। ऑलरेडी हम इसके बारे में जान चुके हैं। वहां से मीर जाफर के बाद में आ जाते हैं फिर मीर कासिम भी हट जाते हैं, और यहाँ से फिर लास्ट में ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से ओन कर लेते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी को। ठीक है, यहाँ पर बंगाल कंट्रोल में आ गया था ब्रिटिशर्स के। ये सारा सब कुछ ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके थे हमारे प्रीवियस लेक्चर में, बैटल ऑफ बक्सर भी। ठीक है, इसके बाद में और क्या देखना है हमें, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि कैसे बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल प्रेसिडेंसी को एक्वायर किया उसके बाद कैसे इनकी पावर बढ़ने लगी। अब ये ट्रेड स्ट्रगल केवल बंगाल तक नहीं था, बंगाल तो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। देखो ये वाला जो रीजन है, अगर मैं इस वाले रीजन की बात करूं तो ये तो एक्वायर कर लिया है। अब बात है इस रीजन की, तो यहां पे मैसूर और अब अच्छा इसके पहले एक और आपको पता होगा कर्नाटिक रीजन्स, एक कर्नाटका तो यहां पड़ता है और एक कर्नाटिक रीजन पड़ता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले ऑलरेडी ये वाला हिस्सा भी एक्वायर कर चुके थे कर्नाटिक रीजन में। अब जो हिस्सा बाकी था वो ये वाला था, अभी ये जीत जाएंगे। ठीक है, कैसे होगा देखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पे स्टार्ट करते हैं आज अपन मराठास और मैसूर के साथ में जो स्ट्रगल हुआ ब्रिटिशर्स का, उसको। आज दोनों तो नहीं हो पाएगा, मराठास के साथ में स्ट्रगल को डिस्कस करेंगे आज हम। अच्छा, ब्रिटिशर्स कैसे अगेंस्ट हुए मराठास की, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये याद रखना, ये जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं इस टाइम तक, मतलब 18th सेंचुरी तक केवल एक ही पावर थी जो ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सकती थी, मतलब पावरफुल थी, यूनाइटेड थी, एंड दैट वाज मराठा। ठीक है, तो इसके अंदर मराठास इनके लिए क्योंकि एक चैलेंज था, इसलिए ये चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से ये मराठास को और जो मैसूर वाला रीजन है उसको अपने पास में मिला ले। इससे होगा क्या, इनकी जो पावर है और बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पे 18th सेंचुरी तक केवल मराठा पावर ही थी मेजर इंडिया के अंदर जो रूल कर रही थी। इसके अंदर एक बैटल होती है। अब बैटल कैसे होती है, ब्रिटिशर्स को छोड़ो, पहले मराठास के साथ में बात करें तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 14 जनवरी 1761 में। अब इसमें क्या हुआ था, एक तरफ तो मराठा थे और एक तरफ से इन्वेडर्स थे। कौन कौन? यहां पे कॉलिजन हुआ था अफगान के किंग का, अहमद शाह दुर्रानी, अब्दाली भी बोलते हैं इसको, अहमद शाह दुर्रानी, और दो इन मुस्लिम अलायंसेस हुआ था। एक का नाम था रोहिला अफगान ऑफ दोआब और सूजा उद्दौला नवाब ऑफ उद थे। ठीक है, तो इन्होंने एक कॉलिजन किया, इनके बीच में वॉर हुई, और देखो यहां पर मराठा एम्पायर हार जाता है। उस टाइम पर क्या था, यहां पर जो लीड कर रहे थे, मतलब एक कमांडर इन चीफ कह सकते हैं, वो थे सदाशिव राव। किसके अंडर में थे? पेशवा माधवराव वन के अंडर में। अब देखो ये पेशवा क्या होता है, पहले कई बार आप वर्ड सुनेंगे अब मेरे से, जब आप मराठा टेरिटरीज हम पढ़ेंगे तो पेशवा वो होता है जो कि
किसी टेरिटरी का एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर है जिसके पास में सारे राइट्स होते हैं, ठीक है। तो पेशवा थे कौन, माधवराव वन, और उनके कमांडर कौन थे, यहां पे सदाशिव राव भाऊ भी कहते हैं। तो मराठा एम्पायर को लीड कर रहे थे। इतना, एक तो इस तरफ इतना हुजूम था और दूसरी तरफ ये छोटा सा टेरिटरी। तो ऐसे में ये जो इन्वेडर हुआ यहाँ पे उसको ये झेल नहीं पाए और यहाँ पर ये हार गए। यहाँ पे सबसे पहली बार पावर इनकी कम महसूस हुई, इनको सेटबैक्स इन्होंने झेलना इनको पड़ा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितनी भी बैटल्स होती हैं उन सभी बैटल्स को हमें देखना जरूरी होता है। तो एक काम करते हैं, पहले तीनों बैटल्स को एक जगह पर देख लेते हैं, पानीपत में हुई तीनों बैटल्स, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके, ठीक है। सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑल 3 बैटल्स ऑफ पानीपत। अभी थर्ड वाले के बारे में तो आपने देख ही लिया, इसके पहले ऑलरेडी हम ये वाली बैटल भी देख चुके हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। इसमें बाबर और लोधी के बीच में, इब्राहिम लोधी के बीच में वॉर हुआ था और बाबर यहां से जीत गया था। यहीं से मुगल्स ने अपना पावर एस्टेब्लिश कर दिया था इंडिया में, ऑलरेडी हम ये बात देख चुके हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये भी हमने देखा था। अकबर जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 के अंदर जो हेमू थे, विक्रमादित्य जिनको कहा जाता है, उनकी और अकबर की सेना के बीच में बहरम खां के लीडरशिप के अंदर इनकी वॉर हुई और यहाँ पर ये हार जाते हैं हेमू और यहाँ पे बहरम खां जीत जाते हैं, मतलब अकबर एक तरीके से जीत जाते हैं। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मराठास के बीच में और अफगान रूलर्स के बीच में एक कॉलिजन जो था अफगानीज का, उनके बीच में वॉर हुआ और यहाँ पे मराठा एम्पायर हार गया। यहाँ से स्टार्ट होता है मराठास का एक तरीके से डिक्लाइन होना, ठीक है। सो आगे देखिए, अब जब ऐसा हुआ कि मराठा वहां पर हार गया बैटल के अंदर, पानीपत की थर्ड बैटल में, तो यहां पर ब्रिटिशर्स को जो चैलेंज लगा करता था, केवल देवर कैपेबल, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ब्रिटिशर्स वर ओनली देयर हु कुड एक्चुअली डिफीटेड बाय द मराठास, ओनली मराठास थे वहां पे जो ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, अब आगे समझना, जब वो हार जाते हैं, हारने के बाद में इट वॉज अ टाइम ऑफ 1772, यहां पर पेशवा माधवराव की डेथ हो जाती है। अब ठीक है, अब वो तो हारे हैं, अभी तक ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं था, अफगान से हार गए, चलो ठीक है, माधवराव मर गए। अब माधवराव के मरने के बाद क्या होता है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ब्रिटिशर्स ये बात जानते थे कि भारत की जितनी भी टेरिटरीज हैं, जितने भी किंगडम्स हैं, उन सब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो होगा गद्दी के लिए लड़ाई, मतलब सीट के लिए लड़ाई। तो पेशवा जब ये मर गए, तो पेशवा के मरने के बाद अब उसकी जगह कौन लेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, किसका रूल होगा। तो ऐसे में इनके जो ब्रदर थे नारायण, तो नारायण को उन्होंने नॉमिनेट ऑलरेडी कर दिया था कि भैया आप नेक्स्ट पेशवा बनेंगे। तो पेशवा माधवराव के जो ब्रदर थे नारायण, वो बन गए। अब इस बात से नाराज कौन हो गया, रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव कौन थे, ये अंकल थे, किसके अंकल थे, माधवराव के। तो माधवराव के अंकल अब क्या बनना चाह रहे थे, पेशवा। तो जब ये पेशवा नहीं बने, ऑलरेडी इन्होंने नाम नॉमिनेट कर दिया नारायण का, तो ऐसे में नारायण के पेशवा बनने के बाद में इनको भैया हो गई दिक्कत रघुनाथ राव को। और रघुनाथ राव किसके साथ जाके मिल गए, वो मिल गए ब्रिटिशर्स के साथ। अब सुनो, ब्रिटिशर्स के साथ जब मिले तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी साइन करी। इस ट्रीटी के बारे में कई बार पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है वो भी बताऊंगा। पहले याद रखना 1775 में ट्रीटी साइन हुई थी, कब, 3 साल बाद, मरने के 3 साल बाद। सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत इसको कहा जाता है। और ये किस किस के बीच में हुई, ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव के बीच में। अब इस ट्रीटी में क्या कहा गया, देखो भाई, इसमें प्रोमिसेस हुए कुछ, क्या क्या प्रोमिसेस हुए भैया। इन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स तो किसकी मदद करेंगे, रघुनाथ राव की मदद करेंगे पेशवा बनने में। और रघुनाथ राव क्या करेंगे, रघुनाथ राव जब वो पेशवा बन जाएंगे तो वो अपनी जितना भी टैक्सेशन वो कलेक्ट करेंगे, उसका आधा टैक्सेशन मतलब आधा लगान वो किसको दे देंगे, ब्रिटिशर्स को। साथ ही साथ जो भी उसको इन जगहों से, बेसिन, सलसट और सूरत वाला जो रीजन है, उससे जो उसको लगान मिल रहा है उसका आधा हिस्सा, ये ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस थे, उन सब से मिलने वाला आधा पैसा किसको दे दिया जाएगा, ब्रिटिशर्स को दे दिया जाएगा। अब देखो, रघुनाथ राव के लिए कहना तो आसान था, क्यों, क्योंकि देखो देश प्रेम नहीं था, सबसे पहली चीज। तो दूसरी चीज ये थी कि उसको मतलब क्या चाहिए था, सबसे बड़ा चीज पेशवा का उसको पद चाहिए था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। अब ऐसे में ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी कि इनके अंदर आपस में ही फूट है। अब ये एक तरीके से किसका दुश्मन हो गया है, अपने ही फैमिली मेंबर का। एक तरीके से ये भी तो इसका मतलब जो रघुनाथ राव है वो इसके अंकल लगे। अब ऐसे में
वो अपने भांजे के ही अगेंस्ट में हो गए। क्यों? क्योंकि उनको चाहिए थी गद्दी, पेशवा का पद। अब जब ये बात ब्रिटिशर्स के पास जाती है तो वो एक, उनको पता ही है ट्रीट किस तरह का टैक्टिक्स प्ले करते हैं, डिवाइड एंड रूल, D&R, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करते हुए उन्होंने इनको तो आपस में तोड़ दिया, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट भिड़वा दिया। एंड दिस वाज द रीजन कि यहां से ट्रीटी ऑफ सूरत से शुरुआत होती है किसकी? सबसे पहले एंग्लो मराठा वॉर की। इसको यह कहा जाता है कि एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत होती है ट्रीटी ऑफ सूरत से। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सूरत में जब पहले पढ़ाऊं आपको, उससे पहले ट्रीटी ऑफ सूरत नहीं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में पढ़ाऊं, उसके पहले जरूरी है कि हम ये जान लें कि हम कौन कौन सी वॉर इस बारी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी की सारी वॉर्स तो तुम्हें हालांकि पढ़ानी पड़ेगी मुझे। देखो ये फर्स्ट वाली जो वॉर हुई थी ये औरंगजेब वाले टाइम पर, फिर कर्नाटिक वॉर्स ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं कि मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, फिर अच्छा सीक्वेंस याद रखना, आप लोग इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि मैं आपको लगातार 3 मराठा वॉर पढ़ा रहा हूं फिर उसके बाद में मैसूर वॉर पढ़ाऊंगा, तो उनका सीक्वेंस मैंने यहां पर एक साथ दे रखा है। ये याद रखें, तीनों ही वॉर आपको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के अंदर पढ़नी है। बीच में देखो क्या हो रहा है, कर्नाटिक वॉर, ये तीनों एक साथ आ जाएगी। इसके बाद में बंगाल वॉर आ जाएगी, बंगाल वॉर हमने प्लासी वाला देखा। इसके बाद में मैसूर वॉर पहले आएगी, मराठा वॉर उसके बाद में आएगी। मैसूर पहली वॉर पहले होगी, फिर एंग्लो मराठा वॉर हुई, फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुई, फिर सेकंड आपका मैसूर वॉर, फिर थर्ड मैसूर वॉर, फिर फोर्थ मैसूर वॉर, फिर मराठा वॉर। इस तरह से सीक्वेंस आपको देखना पड़ेगा और इस तरह से हमारे को ये सारी की सारी जो वॉर्स हैं 1 by 1 देखनी है। फर्स्टली वी आर एक्चुअली टेकिंग अ पर्टिकुलर पार्ट विच इज मराठा वॉर्स, क्योंकि मराठा वॉर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, हालांकि मैसूर वॉर से भी हैं लेकिन इतने नहीं है जितने मराठा वॉर से पूछे जाते हैं। सो यू जस्ट नीड टू फोकस ओवर द मराठा वॉर्स। क्या हुआ, तो जैसे ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ, ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद में 1775 के बाद में यहां पर जो राजा थे कौन, रघुनाथ राव, वो अपने ही लोगों के अगेंस्ट में हो जाते हैं और यहां पर मौका मिल जाता है किसको, ब्रिटिशर्स को मराठा टेरिटरी में एंटर करने का। और ऐसे में पहली वॉर यहां स्टार्ट होती है। देखो अगर आपने नोटिस किया हो तो इसकी शुरुआत भी 1775 बताया गया है। दैट मीन्स ट्रीटी ऑफ सूरत से इट एक्चुअली स्टार्ट्स, ओके, एंड एंडेड विथ ट्रीटी ऑफ वडगांव। तो ये याद रखना, इट वॉज 1782। सो द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर बहुत ही छोटी सी वॉर है। इसमें क्या होगा, ब्रिटिश आर्मी और यहां पे जितने भी मराठा किंगडम थे, एक्चुअली में यहां याद रखें आप 4 बड़े टेरिटरीज थे, 4 बड़े चीफ्स थे, उनके साथ में इनका एक यूनाइटेड एक फॉर्म लड़ता है किसी के अगेंस्ट में, ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में। तो ऐसे में क्योंकि ब्रिटिशर्स को रघुनाथ राव का सपोर्ट था तो वो इनसे लड़ जाते हैं। ऐसे में वो तो एक तरीके से बागी हो गया रघुनाथ राव तो, और यहां पे जो यूनाइटेड मराठास थे, ये यूनाइटेड मराठास किसके साथ लड़ जाते हैं, ब्रिटिश आर्मी के साथ में। रिजल्ट क्या निकलता है, वो हार जाते हैं, ये जीत जाते हैं। हारने के बाद में एक ह्यूमिलेशन उनको महसूस कराने के लिए ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ वडगांव। और यहां पर ब्रिटिशर्स को क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती है, तो इन्होंने कहा कि आपने पहले, ब्रिटिशर्स ने जो जो पहले रीजंस हमसे जीते हुए थे उन सारे रीजंस को, उन सारी जगहों को हमें वापस से लौटाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो रघुनाथ राव है उसको पुणे के कोर्ट में, मतलब पेशवा के सामने आपको भेजना पड़ेगा। ये कौन से पेशवा होंगे, नारायण जो अभी मैंने आपको बताया था, उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा इनको, रघुनाथ राव को। ये किसको कहा गया, ब्रिटिशर्स को। दे एक्सेप्टेड, क्योंकि वो तो किसी के थे ही नहीं। इन्होंने इनके साथ मिलकर के कोशिश की अपने लोगों को हराने की, बट दैट वाज नॉट इन द हैंड्स ऑफ, कि ये उसके सपोर्टर कभी रहे ही नहीं, ऑलरेडी इसके लिए लॉयल नहीं थे, और ना ही ये तो केवल अपनी सीट के लिए, गद्दी के लिए वहां जा रहा था। इस कारण से इसको हैंड ओवर कर दिया गया। हालांकि बाद में इसको मतलब इस तरह की कोई सजा नहीं सुनाई गई कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो हार चुके थे। ठीक है, तो ऐसे में ये बहुत ही छोटा सा इसका एक फॉर्मेशन था। होपफुली आपको ये लर्न हो जाएगा। जिस हिसाब से लिखे हुए नोट्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली जब आप इस नोट्स को पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहली वॉर में क्या हुआ, 1775 से लेकर 82 के बीच में हुआ। यहाँ पर जितने भी मराठा आर्मी थी, जितने भी मराठा चीफ्स थे, उन सब ने मिलकर के लड़ाई लड़ी। किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में। ब्रिटिश एम्पायर को सपोर्ट मिल रहा था रघुनाथ राव का। और ऐसे में जब ये हार जाते हैं तो ट्रीटी ऑफ वडगांव
या वडगांव भी कह सकते हो, इसको साइन किया गया। एंड इसके अंदर ये कहा गया कि जितनी भी ब्रिटिशर्स ने टेरिटरी जीती हुई थी ऑलरेडी, उन सबको वापस से देना पड़ेगा और रघुनाथ राव को भी पुणे के कोर्ट में वापस हैंडओवर करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर है तो देख लीजिए जल्दी से, नहीं है तो चलिए। देखो ये तो बहुत छोटा था, अब यहां पर स्टार्ट हो रहा है एक सबसे बड़ा आप लोगों के लिए चैलेंजिंग पॉइंट। क्या है? देखिए, द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। यहां से थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें पॉइंट्स काफी ज्यादा हो जाएंगे। आप लोगों को थोड़ा सा फोकस इसमें इसलिए भी ज्यादा करना है क्योंकि इसी से कनेक्ट है हमारा थर्ड वाला भी, ठीक है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कब से कब तक हुआ? 1803 से लेकर 1806, ठीक है। इन बिटवीन होता क्या है कि यहां पे जो मराठास थे ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे अभी। क्यों? क्योंकि इसके पहले की जितनी भी टेरिटरीज थी ब्रिटिशर्स उन सबको हरा चुके थे। इन द इंडिया एट दैट टाइम ओनली मराठास वर देयर, जो कि सबसे ज्यादा पावर में थे। और ये बात कौन? अंग्रेज भी जानते थे बहुत अच्छे से कि जब तक मराठास है ना तब तक हम जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में क्या हुआ? मराठा एम्पायर के अंदर आपस में ही फूट होना शुरू हो गई। मराठा एम्पायर क्योंकि पावरफुल था, एक साथ कई सारी लड़ाइयां जीत रहा था, तो वो जो टेरिटरीज डिवाइडेड थी अब वो यूनाइटेड नहीं रही। कब? अभी ऑलरेडी हमने देखा है 1775 के अंदर ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद से जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ तो कैसे इन्होंने साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी और ये जीत भी गए। लेकिन जब ये पावर इस तरह से डिवाइड हुई पूरी इंडिया के वेस्टर्न साइड में, तो ऐसे में इन्होंने अपनी अपनी टेरिटरीज को बांट लिया। अगर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो देखो अलग अलग टेरिटरीज कहां कहां किस किस ने ऑक्यूपाई कर रखी थी। तो पेशवा कहां पे? पुणे के अंदर। इसके बाद में गायकवाड्स थे बड़ौदा में, होलकर्स थे इंदौर में, सिंधियाज ग्वालियर और भोसलेस थे नागपुर। इस तरह से इन्होंने क्या कर रखा था? अपनी अपनी टेरिटरीज को एक तरीके से ऑक्यूपाई कर रखा था, ठीक है। आप दोबारा फोकस करें कि पेशवा पुणे को ऑक्यूपाई करे हुए हैं, गायकवाड्स बड़ौदा, होलकर्स इंदौर और सिंधियाज जो है वो ग्वालियर, इसके अलावा जो भोसले हैं वो नागपुर। इन रीजन्स को इन्होंने इस तरह से ऑक्यूपाई कर रखा था और आपस में ही इनके डिस्प्यूट चल रहे थे। ये 5 मेजर चीफ्स थे। मेजर एक तरीके से टेरिटरीज थी, किंगडम्स थे। किंगडम तो होना तो एक ही चाहिए मराठा एम्पायर के अंडर में, बट किंगडम अलग अलग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग कम्युनिटीज ने रूल कंट्रोल कर रखा है। मराठा एम्पायर के अंडर में आते हैं, मराठा एम्पायर है, बट एक्चुअल में ये यूनाइटेड नहीं रहे। अब आपस में ये लोग क्या हो गए? बिखर गए, डिस्प्यूटेड थे। अब ऐसे में इस बात का किसको पता लगता है? वापस से वही ब्रिटिशर्स को। अब ये लोग क्या करते हैं? इन लोगों को थोड़ा सा इस बात को लेकर के मतलब गलतफहमी हो जाती है कि हम अपने आप में पावरफुल हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या होता है, इन बिटवीन सिचुएशन थोड़ी सी बदलती है। कैसे बदलती है? कि ब्रिटिशर से तो बाद में लड़ेंगे अपन, पहले अपने वालों से ही, क्योंकि अपने क्लैशेस ऑलरेडी चल रहे थे। तो इनसे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स तो बाद में आएंगे। ब्रिटिशर्स कैसे इन्वॉल्व होंगे उसको एक बार रोकें। आप ये बात समझें कि इनके जो क्लैशेस थे अब ये आपस में सामने आ जाएंगे और वॉर का एक तरीके से रूप ले लेंगे। तो यहां पे बाजीराव सेकंड आ जाता है। मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का। ब्रिटिशर्स के साथ में अभी वॉर नहीं हुई है, मतलब एक तरीके से शुरुआत अभी नहीं हो रही है। उसके पहले ऑलरेडी मराठा एम्पायर में डिस्प्यूट्स देखो आप कि जो रघुनाथ राव थे उनके पुत्र थे, उनके बेटे थे बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड क्या कर लेते हैं? उसको पेशवा की पोस्ट दे दी जाती है, ठीक है। कब? डेथ ऑफ माधवराव सेकंड। अब देखो यहां पर थोड़ा सा एक आप याद रखना, कई जगह पर माधवराव सेकंड बताया गया है और कई जगह पर नारायण बताया गया है। जो वो वाला नारायण अभी जस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता के आया हूं, ठीक है। तो माधवराव के बाद में नारायण, याद रखें। थोड़ा सा देखो, आपको इस चीज को मैं क्लियर कर दूं, एक सेकंड देखो। यहां पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये जो माधवराव है ना, इसके बाद में नारायण और नारायण के बाद में यहां पर बताया गया किसको? बाजीराव सेकंड को। कई जगह पर डायरेक्ट ये बताया गया है कि एक्चुअल में पेशवा, क्योंकि ये तो डिस्प्यूटेड हो गया था, इतना सब कुछ हो गया था, वॉर हो गया था, तो इसके बाद में डायरेक्ट कौन बना? बाजीराव सेकंड, ऐसा बोला जाता है। और कई जगह पर नारायण बोला जाता है। तो मैक्सिमम थ्योरी आप यही याद रखना कि माधवराव के बाद में नारायण, नारायण के बाद में बाजीराव सेकंड, ठीक है। इतना आप याद रखना। हालांकि इतना डीप पूछेगा नहीं, यूपीएससी की थोड़ी तैयारी कर रहे हो तुम लोग। तो ऐसे में समझना कि यहां पर क्या हुआ? माधवराव सेकंड के बाद में बाजीराव सेकंड आ जाते हैं और इन बिटवीन होता क्या है? एक बैटल हो जाती है 1802 में
बैटल ऑफ पुणे, ठीक है, या बैटल ऑफ पुणे। पुणे के अंदर एक बैटल जो होती है उसके अंदर कौन थे, होलकर्स थे एक तरफ और एक तरफ थे पेशवा। पेशवा को कौन सपोर्ट कर रहा था, सिंधियाज। तो सिंधिया और पेशवा मिलकर के होलकर्स के अगेंस्ट में चले जाते हैं। होलकर्स कौन है, इंदौर के चीफ, ठीक है। तो इंदौर के चीफ मराठा एम्पायर के अंदर ही लड़ रहे हैं। देखो होलकर्स की लड़ाई हो जाती है किसके साथ, पेशवा के साथ और सिंधियाज के साथ। यहां पे होलकर्स पावरफुल थे इसलिए वो जीत जाते हैं और पेशवा यहां पे हार जाते हैं। जब पेशवा की हार हुई, सिंधियाज की हार हुई, तो क्या हुआ सुनना। टोटल 5 थे, 5 में से 3 आपस में लड़ रहे हैं। तो बाजीराव सेकंड को ऐसा लगा कि अब भैया मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो हार चुका हूं, मेरी टेरिटरीज ही छीन सकते हैं। तो ऐसे में इसने ट्रीटी ऑफ बेसिन कर ली, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, और कहा कि भैया मुझे प्रोटेक्शन दे दो, मैं अपना टेरिटरी, अपने जो भी मेरे पास में असेट्स हैं, जो भी मेरे पास रीजंस हैं, वो सारे के सारे आपको दे दूंगा। ब्रिटिशर्स को इन्होंने अपना सारा एरिया हैंडओवर करवा दिया और उनसे ट्रूप्स ले लिए कि भैया मेरी प्रोटेक्शन के लिए मुझे ट्रूप चाहिए। पेशवा ने यहां एक सबसे बड़ी गलती क्या होगी बाजीराव सेकंड से, कि उन्होंने अपनी सारी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट दे दी। आपसे ट्रीटीज पूछी जा सकती है, ट्रीटी ऑफ बेसिन, ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ पुणे, ठीक है। तो यहां तक ये हो गया। अब देखो बाजीराव के इस स्टेप से बहुत सारे लोग नाराज हो गए। सिंधिया जो इसके साथ थे ये भी तो हारे थे, लेकिन इन्होंने उनकी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट नहीं करी, और भोसले जो थे उन्होंने भी इसके अगेंस्ट में हो गए। उन्होंने कहा कि भैया हमें तो तुम्हारी ट्रीटी से कोई मतलब नहीं है, हम तो तुम्हारे साथ में नहीं है। उन्होंने इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं किया, और यहां पर जब ऐसा कुछ हुआ, ट्रीटी एक्सेप्ट नहीं हुई और एक तरफ ब्रिटिशर्स को इसमें इन्वॉल्व होने का मौका मिल गया, तो यहां से शुरुआत हो जाती है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर की। ये जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर है 1803 में होती है। इतना याद रखना, 1803 की इस वॉर के अंदर आपने ये समझना है कि कैसे खुद के लोग ही आपस में लड़कर के किसी दूसरे को मौका दे रहे हैं। देखो क्या क्या, अच्छा दोबारा एक बार देखो, यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। देखो भाई, देखो पेशवा है, होलकर्स हैं, गायकवाड्स हैं, ठीक है, और सिंधियाज हैं और भोसले हैं। अब ये जो पेशवा है एक तो ये, और ये जो सिंधिया है ये किसके अगेंस्ट हो रहे हैं, इसके साथ लड़ रहे हैं, किसके साथ, होलकर्स के साथ। गायकवाड़ का अभी इसमें कोई रोल नहीं है, भोसले का इसमें अभी कोई रोल नहीं है। अभी ये जीत गए और इसमें सिंधियाज ग्वालियर वाले और पेशवा पुणे वाले ये आपस में इस चीज को लेकर के डिस्प्यूटेड है कि अब हमारा क्या होगा। इस बात से डर कर के पेशवा तो बोलता है कि भैया मैं तो किसके पास जा रहा हूं, ब्रिटिशर्स के पास जा रहा हूं, क्योंकि उनके पास में ट्रूप्स हैं, वेपन्स हैं, तो मैं जीत जाऊंगा और मेरी टेरिटरी सेफ हो जाएगी। इस बात से नाराज हो जाते हैं। गायकवाड्स का इसमें कोई रोल नहीं था। इसमें बचे कौन, सिंधियाज और भोसले। सिंधियाज और भोसले अगेंस्ट हो जाते हैं इस ट्रीटी के, और यहां से सेंट्रल इंडिया में एक तरीके से सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाती है। होलकर्स भी आगे चलकर के इस बैटल को ज्वाइन कर लेते हैं, किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। समझे, अभी होलकर्स तो जीत चुके थे, अब वो जीत करके अलग निकल गए हैं। दूसरी तरफ कौन आ गया है, सिंधियाज लड़ रहे थे किससे, मतलब सिंधियाज लड़ रहे थे होलकर से। जब वो हार गया तो सिंधियाज तो ऑलरेडी पेशवा के साथ में थे ना, तो पेशवा ब्रिटिशर्स के साथ चला गया, लेकिन ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था इन दो का। तो एक तो पहले ये दो एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नाउ द कंडीशन वाज, होलकर जो कि जीते हुए थे वो भी इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। भाई किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि ब्रिटिशर्स अब पहले तो इन दो के साथ लड़ रहे थे, फिर बाद में होलकर्स भी इनके साथ में आ जाते हैं। दिक्कत कर दी इस पेशवा ने। चलो भाई कोई बात नहीं। अब होलकर्स ने बाद में चल के ज्वाइन किया, लेकिन दिक्कत क्या हुई, यहां पे ये जो स्ट्रगल था, ये स्ट्रगल इतना ज्यादा वन साइडेड हो चुका था, क्योंकि आपस में पहले फूट चुके थे, और इन्होंने जब लड़ाई करी ना तो वो भी एक कलेक्टिव यूनाइटेड फॉर्म में नहीं करी। तो दिस वाज द रीजन कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट चलो कोई नहीं। अब देखो हुआ क्या, यहां पे एक और रीजन इसका बताया जाता है कि जो वेल्सले है, जो कि हम यहां पर गवर्नर जनरल आए, तो उन्होंने क्या किया, इनका एम्बिशन था कि इनको पूरे के पूरे मराठास को अपने अंडर में करना है। इनको इस तरह से भी अपॉइंट किया गया था कि भैया आप इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ और जितनी भी टेरिटरीज हैं उनको ब्रिटिशर्स के अंडर में कर लो। इस तरह का एम्बिशन इनको दिया गया था, और इसी एम्बिशन को लेकर के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जैसी चीज़ें इन्होंने अडॉप्ट करी। अब ये चाह रहे थे कि भैया कैसे मराठास को
हराया जाए, ठीक है, क्योंकि वही तो बचे हुए थे। तो उन्होंने जितने भी मराठा चीफ थे उनको डिवाइड कर दिया था, ऑब्वियसली करेंगी। अब यहां क्या हुआ देखिए, होलकर्स तो बाद में आएंगे। यहां पे पहले कौन हारे, पहले सबसे पहले ऊपर ही ऊपर देखा जाए तो यहां पे जब इनके साथ लड़ाई हुई थी कौन कौन आए थे, भोसले आए थे और सिंधियाज आए थे, जबकि सिंधियाज ऑलरेडी होलकर से लड़ चुके थे और हार चुके थे। तो ऐसे में जो भोसले थे उनको हराया गया, कहां पे, बैटल ऑफ अमरगांव में। बैटल ऑफ अमरगांव 1803 याद रखना। इसके अंदर क्या हुआ, जब ये हारे तो हारने के बाद में एक ट्रीटी साइन की गई, देवगन की ट्रीटी, द ट्रीटी ऑफ देवगन। अब ये अजय देवगन वाला देवगन नहीं है, बस हाँ देवगन से याद रखना। 1803 दिसंबर। इस ट्रीटी के अंदर ब्रिटिशर्स को मिल जाता है कलिकट, बालासोर और जो वर्धा रिवर का वेस्ट वाला रीजन है वो, जैसे इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसका वेस्टर्न साइड जो था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा देवगन की ट्रीटी के साथ में किसके पास चला जाता है, अंग्रेजों के पास चला जाता है। अब सुनो आगे, यहां पर कौन हार गया, अब 3 लोग लड़ रहे थे ना, होलकर्स लड़ रहे थे, भोसले लड़ रहे थे, सिंधियाज लड़ रहे थे। इसमें से सबसे पहले कौन हारे हैं, भोसले। अब देखो आगे, इसके बाद में बात आती है किसकी, सिंधियाज की। तो सिंधियाज कैसे हारेंगे, सिंधियाज भी इसी तरीके से, यहां पर सिंधियाज भी इंडिविजुअल लड़े। अब सबसे पहले बैटल हुई, बैटल के अंदर इसको बैटल ऑफ लालवाड़ी कहा गया, लालवाड़ी। बैटल ऑफ लालवाड़ी के अंदर सिंधिया हार गए और सिंधिया के हारने के बाद में एक ट्रीटी साइन की गई। यही पूछा जाता है बार बार कि कौन से बैटल में कौन हारा था। तो आप लोग है ना इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना, अच्छे से समझ के चलना। थोड़ा सा ये क्या है, क्लियर नहीं है। बाकी आप याद रखना, मैंने सारी चीज़ें आपको नोट्स में दे देनी है। इफ़ यू विल आस्क मी, ये बहुत मेहनत से बनाए हुए नोट्स हैं। तो अगर आप लोग को ज़रूरत हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू गिव यू ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले याद रखना आप, मैंने क्या बोला, बैटल ऑफ अमरगांव किसके साथ, भोसले के साथ में, ठीक है। और फिर इसके अंदर ट्रीटी ऑफ देवगन हुआ। अब यहां पे बात आ जाती है सिंधियाज की। सिंधियाज को लालवाड़ी जो बैटल हुआ उसके अंदर हरा दिया गया और इन्होंने एक ट्रीटी साइन करी जिसका नाम था सुरजी अंजान गांव। सुरजी अंजान गांव ट्रीटी के अंदर 1803 में जो हुई, ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा नॉर्दर्न एरिया मिल गया। कौन कौन सा मिल गया, रोहतक मिल गया, गंगा यमुना द्वाब वाला रीजन मिल गया, ठीक है। इसके अलावा गोरेगांव मिल गया, दिल्ली आगरा रीजन मिल गया, भरूच, इसके अलावा गुजरात वाला रीजन, बुंदेलखंड का कुछ पार्ट और अहमदनगर फोर्ट। ये सारी की सारी चीजें किसको मिल गई, सिंधियाज से छीन ली गई और किसको दे दी गई, ब्रिटिशर्स को, बिकॉज सिंधियाज हार चुके थे। अब भैया ये और दिक्कत वाली चीज क्या थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे, अब ब्रिटिशर्स ने एक जो यूनाइटेड फॉर्म थी उसको तो हरा दिया था। नाउ इट वॉज अ टाइम फॉर होलकर्स। होलकर्स जो कि जीते हुए थे, अब होलकर्स क्या हुआ, होलकर्स के साथ में जब लड़ाई हुई तो बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई और इस लड़ाई को ब्रिटिशर्स भी नहीं जीत पाए और ना ही ये होलकर्स जीत पाए, क्योंकि होलकर्स इन सब में पावरफुल थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है लड़ाई खत्म करते हैं ना, और ट्रीटी एक साइन कर दी इन्होंने राजघाट की। राजघाट की ट्रीटी साइन करी 1806 में। इन्होंने कुछ रीजंस ब्रिटिशर्स को दे दिया। अब देखो होलकर्स ने अपना कुछ राइट था जो नॉर्दर्न रीजन पे, वो चंबल रिवर के आसपास का, मतलब राजस्थान के जो सदर्न साइड वाला चंबल रिवर जहां से बहती है, कोटा वाला जो रीजन है, उस बेल्ट को किसको दे दिया, वो बेल्ट होलकर्स के तरफ से ब्रिटिशर्स को चला गया। अब इसके अंदर कौन कौन से आ गए, टोंक, बूंदी और रामपुरा, ये वाला जो रीजन है टोंक, बूंदी, रामपुरा वाला, वो किसके पास चला गया, ब्रिटिशर्स के पास चला गया। यहां पर इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि राजपुताना का अब कोई भी अगर कोई मैटर होगा तो वी विल नॉट इंटरफेयर इन इट। तो ऐसे एक हिस्सा राजपुताना का ब्रिटिशर्स के पास यहां चला जाता है 1806 के अंदर, ठीक है, जो किसके अंडर में हुआ करता था, होलकर्स के अंडर में हुआ करता था। नाउ इट वाज अ टाइम जब मैक्सिमम टेरिटरीज इन्होंने सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स ने हमसे ले ली थी। ये रिजल्ट हुआ कि सेंट्रल इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास चला गया। इट was under the control. Now the central part of India was controlled by the British एम्पायर बोल सकते हैं अपन इसको, है ना। तो ब्रिटिश प्रेसिडेंसीज के थ्रू अब सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया कंट्रोल किया जा रहा था। मेरे हिसाब से दोनों ट्रीटीज आपको और सारी दोनों वॉर आपको समझ में आ गई होगी। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब बारी आती है हमारी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की। ये होती है शुरुआत 1817 से लेकर 1818 के बीच। अभी जैसे हमने
अभी क्या पढ़ा हमने, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा 1806 के बाद में, क्योंकि सारी ट्रीटीज हो गई, मैक्सिमम चीजें उनके पास में चली गई, ब्रिटिशर्स के पास में, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया उनके पास में चला गया। नाउ द टाइम वाज कि अब इनको एक फाइनल अटेम्प्ट करना था मराठास को कि उनकी जो प्रेस्टीज है वो वापस से लाई जा सके, सो दैट दे हैव इन्वॉल्व्ड इन सच काइंड ऑफ दे हैव डन द अटेम्प्ट कि अब लास्ट अटेम्प्ट मार लेते हैं कि भैया हमारी प्रेस्टीज जो खो चुकी है उसको वापस हम ले लें। अब ऐसे में जो इनके पास में टेरिटरीज थी, पुरानी जो पोजेशंस थे, उनको वापस से लेने की चाह में, और जो ये इतने ज्यादा अनहैप्पी हो चुके थे कि ब्रिटिशर्स अब हर एक चीज में इंटरफेयर करते थे, इस बात से डिससेटिस्फाइड होने के कारण मराठास ने वापस से एक यूनाइट फॉर्म में लड़ने का सोचा। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। द मेजर रीजन फॉर द वॉर वाज ब्रिटिश कॉन्फ्लिक्ट विद द पिंडारीज। अब ये पिंडारीज कौन है? वीर मूवी देखी होगी ना तुमने, वीर मूवी के अंदर पिंडारी बताते हैं ना वो, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ने का कारण क्या था कि उनको लगता था कि पिंडारी को जो सपोर्ट कर रहा है, पिंडारी एक तरीके से लूट कसोट करते थे, लेकिन वो अपने बेनिफिट के लिए लूट कसोट करते थे, जनता की भलाई के लिए करते थे, और ब्रिटिशर्स को लूटते थे केवल। तो हम इनको गलत नहीं बता सकते थे, ठीक है, लेकिन उनको, और ये बहुत नाक में दम कर चुके थे ब्रिटिशर्स के, तो इनको लगता था कि पिंडारीज को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो सपोर्ट करने वाले कौन थे? इनके हिसाब से, ब्रिटिशर्स के हिसाब से मराठास। और मराठास अपने प्रेस्टीज के लिए, अपने एक तरीके से, ये देखो बार बार गलत हो जाता है, अपने जो भी पोजेशंस जो इनके पास से छिन गए थे उन सबको वापस लेने के लिए वॉर करना चाह रहे थे। तो ये इनका कारण था। अब सुनना भाई होता क्या है यहां पर, पिंडारीज जो कि इनके लिए एक प्रॉब्लम थे ब्रिटिशर्स के लिए, इनको खत्म करना था इनका इंटेंशन, और उनको लग रहा था यहां पे जो मराठास है इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट दे हैव टेकन पार्टिसिपेशन इन द वॉर। अब यहां पे कौन कौन लड़ रहा है वो देखो। जो गायकवाड़ है वो तो हट चुके हैं, पहले वाले में हट चुके थे क्योंकि उन्होंने सपोर्ट ना सेकंड में किया था। अब देखो यहां पे कौन है, पेशवा बाजीराव सेकंड, होलकर्स, भोसले और सिंधिया। अब यहां पर ये सारे एक साथ आ जाते हैं। यहां पे माधवराव होलकर, बुद्धोजी सेकंड और दौलत राव शिंदे, ये लोग मिलकर के एक तरीके से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, इंग्लिश एम्पायर के अगेंस्ट में यूनाइटेड फॉर्म में क्या करते हैं, लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुआ क्या, ये जो दौलत राव सिंधिया थे ना, ये डिप्लोमेटिक हो जाते हैं। डिप्लोमेटिक का मतलब, पहले तो बोल देते हैं हाँ हम साथ में, फिर बाद में बोल देते हैं नहीं नहीं मेरी टेरिटरीज ऐसी हो जाएगी, ये वो हो जाएगी, और बाद में फिर ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है इस लड़ाई से। फाइनली जब एक बार ये साथ में यूनाइटेड आए थे, उसके बाद इसके अलग निकल जाना, लड़ाई में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया बट अलग निकल जाना, ये फिर कंसीडर किया गया कि ये तो भैया अपने घर के अंदर ही प्रॉब्लम थी। तो ऐसे में जो ये दौलत राव शिंदे थे ये बाद में अलग हो जाते हैं, और जब वॉर की शुरुआत होती है तो वॉर की शुरुआत में केवल ये तीन लोग एक साथ मिलकर के लड़ते हैं। लेकिन फिर दिक्कत यही हुई कि जब इनकी लड़ाई हुई ना, तो यहां पर अलग अलग जगह पर ये लोग हारे। कैसे? सबसे पहले शिंदे हारे, शिंदे जबकि पार्ट नहीं थे लड़ाई का, उसके बाद भी ब्रिटिशर से जब ये हार गए ना, तो ब्रिटिशर से वो जो ग्रुप हारा, इनको लगा कि मराठास में ये भी इन्वॉल्व था, तो शिंदे को भी सबक सिखाया गया। इससे ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के अंदर कई सारी टेरिटरीज छीन ली, जैसे राजपुताना इनसे पूरा का पूरा छीन लिया गया, और यहां पर ये कहा गया कि भैया राजपुताना अब तुम्हारे अंडर में नहीं रहेगा। यहां पे ब्रिटिश सॉवरेनिटी के अंडर में रहा राजपुताना तब तक जब तक कि हमें आजादी नहीं मिल गई। अब जबकि ये वॉर में नहीं था, उसके बावजूद भी इसको ऐसा झेलना पड़ा, तो और दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। जैसे जो मंदसौर ट्रीटी हुई 1818 के अंदर होलकर्स के साथ में, यहां पर इनकी टेरिटरीज भी, होलकर्स की टेरिटरीज भी इनसे छीन ली गई। इंदौर वाली जो टेरिटरीज थी इनसे छीन ली गई। इसके अलावा पेशवा, क्योंकि जब लड़ रहे थे तो पेशवा भी लीड तो कर ही रहे थे, तो पेशवा ने भी यहां पे सरेंडर कर दिया कि भैया हम भी हार मानते हैं। इनकी पावर बहुत वीक हो चुकी थी, इट वाज अ लास्ट अटेम्प्ट बाय देयर साइड, बट उसके बावजूद भी सक्सीडेड नहीं हो पाए। 1818 में इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। और यहां पे जो मैकलम थे, कौन थे ये? वही गवर्नर जनरल। 1818 में जून के अंदर इन्होंने इस ट्रीटी के अंदर कई सारी चीजें पेशवा से छीन ली, जैसे इनको डिथ्रोन कर दिया, पेशवा की जो एक पोजीशन होती है वही हटा दी गई, इनको 8 लाख रुपए पेंशन के देकर के इनको बिथूर नाम का जो जगह है कानपुर के पास में बिथूर पड़ता है, वहां पर इनको भेज दिया गया। इनकी मृत्यु वहां पर 1852 में हुई, और इन्होंने उस टाइम तक क्या कर लिया था, एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया था जिनका नाम था नाना साहब। इनका नाम आप पढ़ेंगे 1857 रिवॉल्ट में।
कानपुर की तरफ से जब ये लड़ रहे थे तो नाना साहब अडॉप्टेड सन थे इनके साथ में। अब इनका जो पार्ट था, पेशवा का जो पार्ट था, वो सारा का सारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर में आने लग गया था। नाउ द जो पुणे वाला जो रीजन था, ऑल दैट रीजन वॉज अंडर द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ब्रिटिशर्स ने ये काम किया। यहां तक मेरे हिसाब से तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। नाउ द पार्ट वॉज, अब देखो जब ऐसा ये वॉर हुआ तो पिंडारीज को भी खत्म कर दिया गया और इस तरह से मराठास का पूरा एम्पायर खत्म हो गया, जस्ट ड्यू टू कि लोग ही आपस में यूनाइटेड नहीं थे। ठीक है, तो मराठा एम्पायर का यहां से एक तरीके से एंड हो जाता है। ब्रिटिशर्स को सारी की सारी मराठा पावर को मतलब मिल जाती है, क्योंकि सारे मराठा पावर्स ने सरेंडर कर दिया ब्रिटिशर्स के और इनके अंडर में उन्होंने आना एक्सेप्ट कर लिया। ये जो वॉर था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉर एंड पावरफुल वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और जितनी भी वॉर ये आपस में आज तक लड़ेंगे ना, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वॉर रहा होगा। वन ऑफ द वॉर्स जो कि सबसे ज्यादा हार्ड थी ब्रिटिशर्स के लिए भी जीतना, और सबसे ज्यादा पावरफुल वॉर्स एक ऐसे अपोनेंट के अगेंस्ट में जो पावरफुल था, मतलब मराठा एम्पायर। और जब ऐसा कुछ हुआ तो इंडिया की जो मैक्सिमम टेरिटरीज थी वो अब ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी। इसके अलावा कोई भी ऐसा रीजन अब नहीं बचा था ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल इंडिया का जो रीजन था ब्रिटिशर्स ले चुके थे। नाउ अब ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से हावी हो चुके थे इंडियन जो किंगडम्स थे उनके ऊपर। इसके बाद में 1857 रिवॉल्ट आप पढ़ेंगे, 1857 रिवॉल्ट। बट उसके पहले मैसूर वॉर भी हम देखेंगे कि एक कुछ हिस्से हैं जो बचे हुए हैं अभी भी, लेकिन वो भी ब्रिटिशर्स के पास में चले जाएंगे। उसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैक्सिमम मैंने वही चीज़ यहाँ पे रखी है जो लिखी है जो एक्चुअल में आपके काम में आ सकती है। सो इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू मस्ट टॉक टू अस। आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बतानी पड़ेगी। बाकी नोट्स के लिए आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इन नोट्स के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलने ही वाली है। सो दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर मैसूर वॉर के साथ। थैंक यू सो मच।